नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस नीति में। मैं सुधीर। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हमने देखा था मानव का विकास, ठीक। और ये दोनों देखने के बाद हम लोग पहुँचे थे पाषाण काल तक। और आप जानते हैं कि पाषाण काल से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल का भाग है, प्री हिस्ट्री का भाग है। इसलिए यहाँ से हम जब शुरू करेंगे तो ये प्री हिस्ट्री होगी हमारी, प्रागैतिहासिक काल होगा। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ेंगे, ठीक। अब बात आती है पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है। तो पाषाण काल को पाषाण काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी हमारा आदि पूर्वज था, आदि मानव था, वह केवल और केवल पत्थर के औजारों का ही उपयोग कर रहा था और किसी चीज का नहीं। इसलिए इस काल को हम पाषाण काल या प्रस्तर एज भी कहा जाता है, प्रस्तर युग भी कहा जाता है, पैलियोलिथिक एज, ठीक। तो पाषाण काल और पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन लुबाक, जिन्होंने 1865 में इस पाषाण काल को दो भागों में बांटा, एक पूरा पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में, लेकिन इन दोनों के बीच की जो संक्रमण की अवस्था थी उसको इन्होंने नाम दिया मध्य पाषाण काल, जो कि आप देख पा रहे होंगे। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच की जो संक्रमण की अवस्था है इसे मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया। तो पाषाण काल को फाइनली 3 भागों में डिवाइड किया गया जॉन लुबाक के द्वारा। पूरा पाषाण काल जिसका समय था 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। बीसी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात हो रही है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये एक टाइमलाइन है और इसको हम एक मान लें, तो ये एक जो ईस्वी है ये ईसा मसीह का जन्म हो गया, एक ईस्वी। तो इसके पहले का जो समय है इसके पहले का जो समय है ये हो जाएगा बीसी, और इसके बाद का जो समय है, एक ईस्वी के बाद का जो समय होता है ये होता है एडी। इसको कहते हैं एन्नो डोमिनी और इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं वो हम ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं की बात कर रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल जो होता है वो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी का समय होता है। वहीं मध्य पाषाण काल का जो समय होता है वो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच का समय होता है। और नवपाषाण काल का जो समय होता है वो 6,000 बीसी से 3500 बीसी के बीच का होता है। अब आगे क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल को, अब देखिए ये जो डिवाइड किया गया या ये जो विभाजन किया गया जॉन लुबाक के द्वारा, तो इसका आधार क्या था। तो पाषाण काल को विभाजित करने के लिए उन्होंने पाषाण औजारों को आधार बनाया। चूंकि उस समय जो आदिमानव था वो अपनी तकनीक में परिवर्तन कर रहा था, औजारों या उपकरणों में परिवर्तन कर रहा था। उन उपकरणों को ही आधार बना के पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया। वही आधार पूरा पाषाण काल को भी बांटने में किया गया। पूरा पाषाण काल को बांटने में पाषाण औजारों को ही आधार बनाया गया, लेकिन इसका विभाजन एडवर्ड लॉर्टेट ने किया था। और पूरा पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल जिसका समय था 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी। वहीं मध्य पूरा पाषाण काल जिसका समय था 50,000 बीसी से 40,000 बीसी। और उच्च पूरा पाषाण काल जिसका समय था 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। तो इस तरह से पाषाण काल को हमने विभाजित किया। अब हम एक एक करके सभी कालों को, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नवपाषाण काल हो, फिर पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इन तीनों को हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए अब देखते हैं।
पहले आता है हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख BC से 50,000 BC। अभी हमने आपको बताया 5 लाख BC से 50,000 BC के बीच का जो समय था वो निम्न पूरा पाषाण। हालांकि देखिए, पाषाण काल का जो इतिहास लिखा गया है वो केवल और केवल पाषाण औजारों के ही आधार पर लिखा गया है। इसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक की कैटेगरी में रखा गया। यानी जो पाषाण काल था वो हमारा प्रागैतिहासिक इतिहास की कैटेगरी में आता है, जिसमें केवल और केवल पाषाण औजारों के आधार पे ये इतिहास लिखा गया है। इसलिए हम जो भी इसमें कहेंगे बहुत श्योरिटी के साथ, मतलब नहीं संभवतः या ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे कह के ही हम इसमें बोलते हैं या पढ़ते हैं। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसका जो टाइम लाइन है वो मतलब एकदम फिक्स मत समझिएगा। 5 लाख BC से 50,000 BC, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगी, लेकिन मतलब आसपास यही है 5 लाख BC से 50,000 BC सटीकता। इसके बाद हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल को। पूरे पाषाण काल को हम निम्नलिखित क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के अंतर्गत देखेंगे। अब देखिए, हम एक तरीका तो ये है आपको पढ़ाने का कि हम आपको निम्न पूरा पाषाण काल लिखें और उसकी विशेषताएं लिख दें और बता दें कि निम्न पूरा पाषाण काल में ये काम हुए थे, आदिमानव ने ये औजार बनाए, ये परिवर्तन हुए थे, ऐसा उनका सामाजिक संरचना था, ऐसी सांस्कृतिक जीवन था। एक तो ये था। दूसरा ये है कि हम कॉन्सेप्चुअल ढंग से आपको एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन को जोड़ के बताते हुए आगे बढ़े, ताकि आप उस चीज़ को इतने अच्छे ढंग से समझ पाएं कि फिर आप भूलने की कोई गुंजाइश ना हो। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरीके से हम बताएंगे हमें नहीं लगता कि आप इस तरीके से पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको नया ज़रूर इसमें सीखने को मिलेगा। तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए और देखिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने लिखा है परिवर्तनों के अंतर्गत देखेंगे, मतलब निम्नलिखित क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के अंतर्गत देखेंगे। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें परिवर्तन हो रहे थे और उन्हीं परिवर्तनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जो पहला है वो है जलवायु परिवर्तन, यानी उस समय जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहे थे और उनकी वजह से आदिमानव ने अपनी तकनीक में क्या परिवर्तन किया। तकनीक में परिवर्तन के आने से आदिमानव के जीविकोपार्जन पे क्या असर पड़ा, उनका जीविकोपार्जन क्या पहले जैसा ही रहा या उसमें कुछ परिवर्तन आए। जीविकोपार्जन के परिवर्तन से या उपर्युक्त तीनों परिवर्तनों से सामाजिक संरचना पे क्या असर हुआ, सामाजिक संरचना बदला कि नहीं बदला, और उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा। इन्हीं के अंतर्गत हम पूरे पाषाण काल को पढ़ेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इनको कायदे से पकड़ लिया, इन परिवर्तनों को आपने अगर ग्रिप में ले लिया, तो फिर तथ्यों को तो बस इसमें डाल के आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। वो तथ्य कहीं भूलेंगे ही नहीं, कभी भूलेंगे नहीं, आप आराम से उनको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का प्रारंभ कब होता है? तो निम्न पूरा पाषाण काल का प्रारंभ प्लीस्टोसीन काल में, यानी 5 लाख BC से 50,000 BC। उस समय 5 लाख BC से 50,000 BC के समय प्लीस्टोसीन काल था। प्लीस्टोसीन का मतलब ये था कि उस समय हिमयुग था, जो जलवायु था वो काफ़ी ठंडी थी। हिमयुग था मतलब बर्फ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी परतों पे, यानी जो अधिकांश क्षेत्र था उस पर बर्फ ही ढकी रहती थी और ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी, जलवायु में शुष्कता थी। तो इससे हुआ क्या, एक तो सिचुएशन ये थी। दूसरा, उस समय जो मानव था निम्न पूरा पाषाण काल में, वो मानव था होमो इरेक्टस, उस समय यही अस्तित्व में था। ये दो कंडीशन थी हमारे निम्न पूरा पाषाण काल में। अब इन्हीं कंडीशनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी जलवायु कैसी थी? अत्यधिक ठंडी थी, शुष्क थी और बर्फ से ढकी हुई थी, यानी बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में हिमयुग के साथ साथ वर्षा भी हो रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो हिमयुग तो था ही, यानी प्लीस्टोसीन काल तो चल ही रहा था, साथ में
कुछ मात्रा में वर्षा भी हो रही थी। उस समय जानवर भी खतरनाक एवं विशाल होते थे, मतलब उस समय के जो जानवर थे थोड़े बड़े बड़े थे, छोटे जानवरों का अभाव था और बड़े जानवरों की अधिकता थी। जैसे मैमथ, स्तनधारी जीव, बड़े बड़े जानवर पाए जा रहे थे। अब हुआ क्या कि अगर ये बड़े जानवर हैं, अब इन बड़े जानवरों का शिकार करना है, तो आदिमानव के सामने चैलेंज ये था कि अगर इनका शिकार करना है तो हमारे औजार भी कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, थोड़े वजनदार होने चाहिए। इसलिए आदिमानव ने अपनी तकनीक में परिवर्तन लाया और बड़े वजनदार एवं बेडौल क्वार्टजाइट पत्थर के औजार बनाए, यानी उपकरण बनाए, हथियार बनाए। भाई जाहिर है, आपको अगर बड़े जानवर को मारना है तो हथियार भी बड़ा होना चाहिए, थोड़ा वजनदार होना चाहिए। तो आदिमानव ने भी वही किया, बड़े और वजनदार हथियार बनाए। और वो हथियार बने होते थे क्वार्टजाइट पत्थर के, जो काफी मजबूत पत्थर माना जाता है, क्वार्टजाइट पत्थर। उन हथियारों में आप देख सकते हैं चॉपर, जिसको खंडक कहा जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इधर से इसकी धार है, सामने से, इसको कहा जाता है चॉपर। वहीं हस्तकुठार, हैंड एक्स, ये देख सकते हैं, जो काफी फेमस औजार था उस समय का, हैंड एक्स। फिर उसके बाद है विदारणी, जिसको क्लीवर कहा जाता है। तो ये उपर्युक्त जो तीनों हथियार थे, ये काफी भारी भी होते थे और बड़े भी होते थे, जिससे अब अगर इन हथियारों से आदिमानव को शिकार करना है तो शिकार तो वो कर लेंगे, लेकिन इनकी जो गतिशीलता है आदिमानव की, वो कम हो जाएगी। गतिशीलता का तात्पर्य ये है कि अगर आप बड़े हथियार या भारी वजनदार हथियार लेकर चलेंगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, आपको मतलब समय ज़्यादा लगेगा कोई दूरी तय करने में, आपके पास समय का अभाव होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आदिमानव की गतिशीलता जो है वो कम हो गई इन हथियारों की वजह से, जिस कारण अब इनकी गतिशीलता कम होगी तो इनसे प्रभाव क्या पड़ेगा आगे के जीवन पे। तो जीविकोपार्जन में क्या हुआ, अब जीविकोपार्जन में आप देख सकते हैं कि जीविकोपार्जन में काफी समय लगा रहेगा। भाई ये बताइए, उस समय आदिमानव जो है वो मुश्किल से अपना भोजन इकट्ठा कर पा रहा था, क्योंकि उन्हें शिकार पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। तो अब शिकार करने के लिए जानवरों को खोजो, उनका इंतजार करो, और ऊपर से भारी और मतलब वजनदार और बड़े हथियार इनको लेके चलना, तो इन सब चीजों में काफी समय लग रहा था। परंतु फिर भी भोजन मुश्किल से ही जुटा पाएगा, जुटा लेता था, लेकिन थोड़ी उसको समस्या होती थी आदिमानव को अपने भोजन को जुटाने में। इसलिए महिलाएं खाद्य संग्रह का कार्य करती होंगी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीविकोपार्जन में अगर शिकार पुरुष कर रहे हैं, शिकार का काम पुरुष कर रहे हैं, तो महिलाएं किसका काम कर रही होंगी, खाद्य संग्रह का कार्य कर रही होंगी। तो खाद्य संग्रह का कार्य करती थी महिलाएं और शिकार का कार्य करते थे पुरुष। चूंकि महिलाएं खाद्य संग्रह के रूप में कंदमूल एवं जंगली अनाजों को इकट्ठा करती होंगी, जो कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता हो। पुरुष तो शिकार करते थे और मांस को ज्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते थे, इसलिए महिलाएं जो थीं उस समय वो खाद्य संग्रह के रूप में कंदमूल, जंगली अनाजों को इकट्ठा करती होंगी, जो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता था। इसलिए महिलाओं की स्थिति जो थी उस समय काफी अच्छी थी। माना जाता था कि पाषाण काल में जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति काफी अच्छी थी, क्योंकि वो खाद्य संग्रह में भाग लेती थीं, खाद्य संग्रह का कार्य करती थी। और खाद्य संग्रह जो था वो शिकार की तुलना में काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि खाद्य संग्रह को हम काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते थे। तो इसलिए महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी और महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी। तो देखिए यहाँ से प्रश्न भी बनता है, प्रश्न ये बनता है कि शिकार और खाद्य संग्रह में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, महत्वपूर्ण क्या था, शिकार या खाद्य संग्रह। तो आप खाद्य संग्रह की तरफ जाएंगे, शिकार की तरफ नहीं,
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही रहा होगा, क्योंकि इसको सुरक्षित रखा जाता था और आपात की स्थिति में यही काम आता था। तो इसलिए खाद्य संग्रह को महत्वपूर्ण माना गया। तो अब इधर महिलाओं की स्थिति भी अच्छी रही होगी, क्योंकि खाद्य संग्रह का काम वही कर रही होंगी। अब इससे इनके सामाजिक संरचना पे क्या असर हुआ, तो सामाजिक संरचना को देख लेते हैं। चूंकि समाज में कोई अधिशेष उत्पादन नहीं हो रहा था, आप देखिए कि उधर जो पुरुष थे, आदिमानव जो थे, वो क्या करते थे, शिकार करते थे, और महिलाएं जो है वो खाद्य संग्रह का कार्य करती थी। अगर यदि शिकार से ही पर्याप्त उनको भोजन मिल पाता, तो फिर हो सकता था महिलाएं जो है वो कंदमूल इकट्ठा नहीं कर रही होती। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि शिकार से उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए महिलाएं जो है वो खाद्य संग्रह का भी कार्य कर रही थी। दोनों लोग मिलकर मुश्किल से ही मतलब भोजन की व्यवस्था कर पा रहे थे। काफी समय लगा रहता था इन लोगों का भोजन की व्यवस्था करने में। तो ऐसी स्थिति में अधिशेष उत्पादन का तो हम सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए समाज में कोई अधिशेष उत्पादन नहीं था। और समाज में अधिशेष उत्पादन न होने की वजह से समाज में कोई विभाजन भी नहीं था, सभी लोग एक समान थे। आपको पता होगा कि समाज में विभाजन तभी होता है जब किसी के पास अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त धन आता है। जब अतिरिक्त धन आएगा तो उसका स्टेटस जो होगा बाकी लोगों से ऊपर होगा। और ये आप देख सकते हैं हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल जब हम आपको पढ़ाएंगे, हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि वहाँ पे जो मकानें बनी थी वो दो क्षेत्रों में बांट कर बनी हुई थी, एक दुर्ग क्षेत्र और एक नगर क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में जो रहते थे वो काफी रिहायशी लोग रहते थे, धनी लोग रहते थे, उनके घर जो होते थे वो काफी अच्छे होते थे। जबकि जो नगर क्षेत्र में रहते थे वो गरीब लोग रहते थे, और उनका जो घर था वो उन लोगों की तुलना में काफी छोटा और अव्यवस्थित था। तो ये हम कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे अधिशेष उत्पादन आया। तो अधिशेष उत्पादन को जब कुछ वर्ग अपनी तरफ लेने लगे तो उनकी स्थिति काफी अच्छी हो गई, वो ऊपर उठ गए, उनका स्टेटस बढ़ गया। और जो गरीब लोग थे वो नगर क्षेत्र में ही रहने लगे। तो इसलिए आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं कि जब अधिशेष उत्पादन नहीं हो रहा था, इसलिए समाज में सभी के सभी क्या थे, बराबर थे, और समाज जो है वो समता मूलक समाज था। तो जो निम्न पूरा पाषाण कालीन समाज था, लोअर पैलियोलिथिक एज का जो समाज था, वो समता मूलक समाज था। और समता मूलक समाज को हम बैंड सोसाइटी के नाम से जानते हैं, उन्हें बैंड सोसाइटी कहा जाता है। तो जो समाज था वो समता मूलक समाज था या बैंड सोसाइटी समाज था। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई अधिशेष उत्पादन नहीं हो रहा था। तो ये हो गया हमारा सामाजिक संरचना निम्न पूरा पाषाण कालीन। अब हम आते हैं सांस्कृतिक जीवन पे। सांस्कृतिक जीवन निम्न पूरा पाषाण कालीन लोअर पैलियोलिथिक एज का जो है वो सांस्कृतिक जीवन देखते हैं। चूंकि मानव की गतिशीलता कम होने के कारण वह सारा समय अपनी भोजन की खोज में लगा रहता है, जिस कारण वह इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर पाया। अब आप सोचिए, अगर आपको भोजन की ही व्यवस्था करनी हो हमेशा, तो आप और कार्यों के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि हमें ये भी करना है या हमें वो भी करना है। पहले तो आपको भोजन की व्यवस्था करनी होगी। ठीक, आदिमानव भी वही कर रहा था। उसके जीवन में गतिशीलता का अभाव था, क्योंकि उसके औजार बड़े थे, जानवर बड़े थे, उनका शिकार करने में उनका काफी समय जाता था, खाद्य संग्रह में महिलाओं का काफी समय जाता था। इसलिए वो कोई और जो है वो पेशा सोच नहीं पा रहे थे या कोई और कार्य के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। इसलिए वो सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दे पाए, कोई विकास नहीं कर पाए सांस्कृतिक क्षेत्र में। इसलिए निम्न पूरा पाषाण कालीन का जो सांस्कृतिक जीवन है वो मतलब उसमें कोई विकास नहीं देखा गया। अब ये तो था सांस्कृतिक जीवन, निम्न पूरा पाषाण काल का सांस्कृतिक जीवन। अब हम आते हैं निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल। इनको भी देखना बहुत जरूरी है, और इनको हम देखेंगे मैप से। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थलों को, लोअर पैलियोलिथिक एज के जो स्थल हैं, साइट्स हैं, इनको हम मैप में देखेंगे। चूंकि आदिमानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, इसलिए उनका कोई निश्चित निवास स्थल नहीं था। आदिमानव जो था वो घुमक्कड़ था, क्योंकि वो एक जगह टिके, जहाँ जानवर जाते थे उनके पीछे पीछे वो भी जाते थे, उनका शिकार करते थे, वहीं रहते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। उनका कोई एक निश्चित
आवास या निवास स्थल नहीं था, परंतु कुछ स्थलों से उनके साक्ष्य मिले हैं जो मैप में प्रदर्शित हैं। वो हम आपको दिखाते हैं, वो साक्ष्य कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जो स्थल है वही हम आपको दिखाएंगे। पहला है सोहन घाटी। सोहन घाटी जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सोहन घाटी, यहाँ से लोअर पैलियोलिथिक एज यानी निम्न पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये साइड देख लीजिए, ये है सोहन घाटी का क्षेत्र, लगभग ये जम्मू कश्मीर के ठीक सामने है। फिर वहीं संघाव के दूसरा जो स्थल है वो है संघाव केव। संघाव केव का मतलब होता है शैल अथवा चट्टानों से निर्मित गुफा। तो यहाँ पे शैल यानी पत्थर या चट्टानों से निर्मित गुफाएं मिली हैं संघाव केव में। यह भी पाकिस्तान में है और ये पोटवार पठार के पास में ही स्थित है संघाव केव। तीसरा है पहलगाम। पहलगाम जो है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। पहलगाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है और यहाँ से निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। चौथा है समथन। समथन भी जम्मू कश्मीर में ही है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है समथन, और यहाँ से भी पाषाण उपकरण मिले हैं। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो है बेलन घाटी। बेलन घाटी जो है वो मिर्जापुर और प्रयागराज, ये देखिए ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रयागराज है और इसके ठीक पूरब में है मिर्जापुर। इन दोनों क्षेत्रों में बेलन घाटी का विकास हुआ है, यानी बेलन घाटी पाई जाती है। तो बेलन घाटी में, अब बेलन घाटी की विशेषता क्या है, तो बेलन घाटी यहाँ से पत्थर की देवी की मूर्ति और हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये पत्थर की देवी और मूर्ति और हड्डी के उपकरण जो मिले हैं वो निम्न पूरा पाषाण कालीन नहीं है, पर जो बेलन घाटी स्थल है वो सभी पाषाण काल की सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन ये बात विशेष थी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपको बता सकें कि यहाँ से पत्थर की देवी की मूर्ति मिली है और हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। फिर दूसरा, यहाँ से पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी एक ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं। यही उसके बाद यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर जिले में, यह हमने आपको बताया ही। इसे भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है, यानी टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। बेलन घाटी में इतनी मतलब चीजें मिली हैं, इतने उपकरण सामान जो भी चीजें मिली हैं कि हम इसको टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री यानी भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहते हैं। मतलब ये समझिए कि अगर हमें प्रागैतिहासिक काल को जानना है तो बेलन घाटी को आप जान लीजिए, तो समझिए कि प्रागैतिहासिक काल को हमने जान लिया। इतना इम्पोर्टेंट है ये स्थल बेलन घाटी। उसके बाद हम आते हैं सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है। बस इनका नाम याद रखिएगा। सातवां भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका नर्मदा नदी के तट पर है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। हालांकि यहाँ से निम्न पूरा पाषाण कालीन के थोड़े बहुत उपकरण मिले हैं, लेकिन ये जाना जाता है मेनली गुफा शैलाश्रम के लिए और गुफा चित्रों के लिए, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु में अतिरमपक्कम। तमिलनाडु में जो अतिरमपक्कम है वो चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु के चेन्नई में अतिरमपक्कम स्थित है। यह यहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ी हैंड एक्स मिला है। चूंकि हैंड एक्स तो पलवरम से भी मिला है, लेकिन पलवरम से जो हैंड एक्स मिला वो सबसे पहले मिला है और इसको खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। तो जो हैंड एक्स की खोज हुई है वो पलवरम से ही हुई है। पलवरम जो है वो अतिरमपक्कम के ठीक दक्षिण में स्थित है, कांचीपुरम जिले में। तो कांचीपुरम जिले में ही पलवरम में 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंड एक्स की खोज की थी और उसके बाद अतिरमपक्कम से भी फिर हैंड एक्स मिला था।
फिर पल्लवरम की विशेषता एक ये भी है कि यह दक्षिण भारत का प्राचीनतम पूरा पाषाण कालीन स्थल है। पल्लवरम जो है वो दक्षिण भारत का प्राचीनतम पूरा पाषाण कालीन स्थल है, पूरे भारत का नहीं, दक्षिण भारत का। तो ये थी इनकी साइट, निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल जितने भी थे इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया और उनकी लोकेशन भी दिखाई। एक है बोरी, बोरी आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ से पूरा पाषाण कालीन उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये लगभग स्थल है। एक डिडवाना भी है जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। तो यहाँ से भी पूरा पाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गया निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल। तो हमने आपको निम्न पूरा पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक एज पूरा आपको बताया। उसमें निम्न पूरा पाषाण काल का प्रारंभ कैसे हुआ, जलवायु में परिवर्तन कैसे आए, फिर तकनीक में बदलाव क्या हुआ, तकनीक में बदलाव के बाद जीविकोपार्जन में कैसे परिवर्तन हुआ, इनके औजार कौन कौन से थे, फिर इनकी सामाजिक संरचना कैसी थी और इनका सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा, और फिर निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल। ये इतना हमने देख लिया। इस तरह से ये निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम इसका एक ओवरव्यू देखें कि हमने जो जो पढ़ा है उसको कैसे हम थोड़ा कम्प्रिहेंसिव ढंग से लिख लेते हैं ताकि हम रिवीजन आसानी से कर सकें। जैसे देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। पहले हमने इसमें क्या देखा, निम्न पूरा पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन। जलवायु कैसी थी उस समय हमारी, तो जलवायु थी हमारी अत्यधिक ठंडी थी, अत्यधिक ठंडी या हिमयुग था, हिमयुग। तो इस समय जो जानवर थे वो जानवर बड़े थे, तो इसलिए आदिमानव ने अपनी तकनीक में परिवर्तन किया। किसमें? तकनीक में परिवर्तन लाया। और तकनीक में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे औजार बनाए, बड़े वजनदार औजार बनाए, जिसमें क्या था, हैंड एक्स, फिर चॉपर और क्लीवर। क्लीवर को हम कहते हैं विदारणी, चॉपर को हम कहते हैं खंडक, इसको हम कहते हैं हस्तकुठार। तो ये इन्होंने अपने औजारों में परिवर्तन लाए और इस टाइप के औजार बनाए, हैंड एक्स, चॉपर और क्लीवर। ये जो औजार थे ये सब के सब क्रूड या कोर प्रणाली पे आधारित थे। कोर प्रणाली पर आधारित औजार थे, आधारित औजार। कोर प्रणाली क्या होती है कि मान लीजिए हमने एक बड़ा सा पत्थर लिया और इस पत्थर को घिस घिस के और इसको हमने धारदार बना दिया। ऐसे इस पत्थर को हमने घिस घिस के धारदार बना दिया। यही होती थी कोर प्रणाली। तो निम्न पूरा पाषाण कालीन जो औजार थे वो कोर प्रणाली पे आधारित थे। औजार कौन कौन से थे, हैंड एक्स था, चॉपर था, क्लीवर था, आदि बहुत सारे औजार थे, लेकिन इनको याद रखिएगा। ये थी इनकी तकनीक में परिवर्तन। उसके बाद अब इससे क्या हुआ,
इनके जीविकोपार्जन में कोई परिवर्तन हुआ? जीविकोपार्जन इनका कैसा था? तो जीविकोपार्जन जो था वो दो तरह से हो रहा था। एक हो रहा था शिकार से, शिकार, और शिकार कौन कर रहा था? पुरुष। शिकार कौन कर रहा था? पुरुष। वहीं खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह, और खाद्य संग्रह का कार्य कौन कर रही थी? महिलाएं। इसलिए यह पेशा जो है, खाद्य संग्रह जो है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा होगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसको काफी दिनों तक आप सुरक्षित रख सकते थे और आपातकाल स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता था, जबकि शिकार में मारे गए जानवर का हम आपातकाल की स्थिति में प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। इसलिए पाषाण काल में जो खाद्य संग्रह है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा होगा। उसके बाद जीविकोपार्जन के बाद हम आते हैं सामाजिक संरचना पे। सामाजिक संरचना, तो समाज में कोई अधिशेष उत्पादन था नहीं, तो समाज कैसा था? समता मूलक या बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी समाज हमारा कैसा था? बैंड सोसाइटी थी उस समय, निम्न पूर्व पाषाण कालीन समाज। फिर उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था? तो यहाँ देख लेते हैं सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन, ठीक। तो सांस्कृतिक जीवन उनका कैसा था? चूंकि आपको हमने बताया कि उस समय इनके पास गतिशीलता का अभाव था, यानी समय का अभाव था। ये ज्यादातर अपना समय खाद्य संग्रह और शिकार करने में ही लगा देते थे, इसलिए इनके पास समय का अभाव रहता था, अवकाश का अभाव था। तो सांस्कृतिक जीवन में इन्होंने विशेष योगदान नहीं दिया, या विशेष विकास देखने को नहीं मिलता है, विशेष विकास नहीं हुआ। बस ये था कोर निम्न पूरा पाषाण काल का। जलवायु अत्यधिक ठंडी, जानवर बड़े, तकनीक में ये बड़े और वजनदार हथियार बनाए जाते थे, जिसमें हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर, हस्तकुटार, खंडक और विदारणी। क्रूड प्रणाली पे ये औजार आधारित थे। जीविकोपार्जन दो तरह से होता था, शिकार और खाद्य संग्रह से। सामाजिक संरचना कैसी थी? समतामूलक समाज था, बैंड सोसाइटी, और सांस्कृतिक जीवन में कोई विशेष योगदान या विशेष विकास देखने को नहीं मिलता। ये था हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। तो ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल खत्म हो गया। अब कल हम देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। इसी तरह से अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और एक काल को दूसरे काल से हम जोड़ते हुए आपको बताएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो पिछले टॉपिक को अगले टॉपिक से जोड़ पा रहे हैं। और जब हम ऐसे पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल ढंग से, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हिस्ट्री समझ में आएगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब कल मिलते हैं। धन्यवाद।